हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको फीताकृमि अथवा टीनिया सोलियम के बारे में। आपको एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगी। तो आपका बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर फर्स्ट का यूनिट 2 चल रही है। तो इसमें हम पढ़ा था प्लेटो हेलमिंथेस, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में। तो प्लेटी हेलमिंथेस का एक जंतु है, कौन सा? टीनिया सोलियम, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, टीनिया सोलियम के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी, इसकी संरचना, इसकी रिप्रोडक्शन, ठीक है, सबके बारे में, इसके जीवन चक्र के बारे में। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हमारा फीताकृमि होता क्या है। तो ये प्लेटी हेलमिंथेस का एक प्रजीवी है, यह एक द्विपोषी है। तो अगर आपने प्लेटी हेलमिंथेस का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देखिए, उससे ये रिलेटेड है, क्योंकि इसके सारे लक्षण इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के नाम से। ठीक है, तो ये प्लेटी हेलमिंथेस का एक परजीवी है, ये एक द्विपोषी है। इसका जो वयस्क होता है अपने मुख्य परपोषी यानी मानव की छोटी आंत में रहता है। तो इसमें देख लेते हैं ये किसका परजीवी है। प्लेटी हेलमिंथेस संघ का एक परजीवी है। ठीक है, ये कैसा होता है? द्विपोषी, यानी ये अपना जीवन 2 पोषणों में पूरा करता है, यानी 2 जंतुओं में रहकर ये अपना पोषण पूरा करता है, यानी जीवन पूरा करता है। नेक्स्ट है इसमें इसका वयस्क अपने मुख्य परपोषी, यानी सबसे पहला परपोषी कौन सा है इसका? मानव, और इसकी मानव की छोटी आंत में रहता है। ठीक है, तथा इसकी लार्वा अवस्था क्या होती है? मध्यस्थ परपोषी, या इसकी लार्वा अवस्था मध्यस्थ परपोषी कौन सा है? सुअर की उसमें रहता है, ये सुअर के ऊतकों में पाया जाता है। ठीक है, सुअर के ऊतक में ये अपनी मध्यस्थ अवस्था कौन सी? लार्वा अवस्था पूर्ण करता है। नेक्स्ट है इसमें यह सामान्यतः फीताकृमि यानी टेपवॉर्म के नाम से जाना जाता है, तथा इसका जंतु वैज्ञानिक नाम टीनिया सोलियम है। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा ये है टीनिया सोलियम, उसका जो सामान्य नाम है वो क्या है? फीताकृमि और या टेपवॉर्म, ठीक है, और के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? टीनिया सोलियम। तो इसकी संरचना देख लेते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट है इसमें बाह्य संरचना, बाह्य मतलब बाहर वाली, इसके ऊपरी संरचना। यह सफ़ेद कृमि या पीले रंग का होता है, ये सफ़ेद या फिर क्रीम या पीले रंग का होता है। ठीक है, इसका शरीर फीते की भांति होता है। फीता कैसा होता है? लंबा पतला सा, ठीक है, उसकी भांति होता है। वह चपटा होता है। ठीक है, चपटा मतलब फीता कैसा होता है? चपटा, बिल्कुल पतला सा। ठीक है, जब इसका डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जिसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर से 5 मीटर तक होती है, तथा शरीर अगले सिरे पर संकरा व पीछे की ओर चौड़ा होता है, यानी आगे तो छोटा होता है और पीछे क्या होता है? चौड़ा। नेक्स्ट है इसमें इसका शरीर खंड युक्त होता है, यानी खंडों में बटा रहता है, यानी छोटे छोटे खंड होते हैं इसमें, जिससे देहखंड कहते हैं, यानी जिसे क्या कहते हैं? देहखंड, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्लोटाइड्स कहते हैं। देहखंड की संख्या कितनी होती है? लगभग 800 से 1000 तक होती है इसके किसकी? देहखंडों की संख्या। नेक्स्ट है इसमें फीताकृमि में विखंडन की होने की प्रक्रिया कूट विखंडन यानी स्यूडोमेटामेरिज्म कहलाती है। ठीक है, इसमें जो हमारे विखंडन है, यानी जो हमारे देहखंड है उसका विखंडन को क्या कहते हैं? हम कूट विखंडन। नेक्स्ट है इसमें स्कोलेक्स। तो शरीर 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, जो हमारा फीताकृमि है वो कितने? शरीर 3 भागों में बटा होता है। पहला इसमें स्कोलेक्स, स्कोलेक्स का मतलब होता है इसकी ऊपरी संरचना। तो जो हमारा इसका मुख है उसके ऊपर एक छोटा सा गोल सा आकृति का पाया जाता है। जैसे ये टीनिया सोलियम है, इसका मुख है ये, इसके ऊपर एक गोल आकृति का एक संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं स्कोलेक्स। ठीक है, तो यह शरीर के अगले सिरे पर यानी घुंडी के समान द्विअरीय सममिति संरचना होती है। इसके अग्रभाग पर एक गतिशील शंकु होता है जिसे रोस्टेलम कहते हैं। जो जैसे हमने डायग्राम देखा, जैसे ये हमारा टीनिया सोलियम, तो ये कैसे बताया था? आगे से पतला होता है और पीछे को चौड़ा होता जाता है, और ये खंडों में बटा रहता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे स्कोलेक्स, तो स्कोलेक्स ये वाला है। ठीक है, ये लिख रखा मैंने नाम स्कोलेक्स। तो ये पूरा मुख जो है ये स्कोलेक्स है, ये बड़ा करके हमने ऐसे दिखाया। ठीक है, ऐसे दिखता है। ठीक है, तो इसमें ही बताया था कि ये घंटे की आकृति का होता है, घंटे की आकृति जैसी लग रही है ये। ठीक है, तो इसका जो ऊपरी भाग है उसे कहते हैं रोस्टेलम। ठीक है, तो ये द्विअरीय सममिति का होता है, यानी द्विअरीय का मतलब क्या होता है? अगर हम इसे बीच में से ऐसे काट देंगे तो सेम इधर भी ऐसी संरचना और इधर भी सेम संरचना हो जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? रोस्टेलम, मैंने अभी चित्र में दिखाया। नेक्स्ट है इसमें 22 से 32 घुमावदार काइटिन हुक पाए जाते हैं। इसके आधार के चारों ओर 2 पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे हमने ये देखा, इसके में ये जो है कितने होते हैं? ये 32 घुमावदार
ये हुक होते हैं और इसमें ये जो चूषक हैं ये इसको क्या कहते हैं, चूषक यानी इंग्लिश में सकर्स कहते हैं। तो ये कितने होते हैं, 4, एक इधर एक आगे और एक पीछे होगा, वो दिखाई नहीं देगा चित्र में, ठीक है। तो इसमें 22 से 32 घुमावदार काइटिन हुक होते हैं, इसके आधार के चारों ओर 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें चौड़े भाग पर 4 अर्धगोलाकार अत्यंत पेशीय चूषक, मैंने बताया सकर्स होते हैं, कितने होते हैं, 4। तो इसे क्या कहते हैं, एसिटाबुला और सकर्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, होते हैं। इसकी सहायता से स्कोलेक्स परपोषी की आंतीय श्लेष्मा यानी मुकोसा में गहराई में धंसा रहता है। जो हमारे ये स्कोलेक्स का है इसकी सहायता से ये आंतों में चिपकता है, यानी उसको चूसता है, उसकी सहायता से चिपक जाता है और उसकी आंतों में धंसा रहता है, किसकी, मनुष्य की आंत में। तो इसका डायग्राम है, देख लो आप अच्छे से, ठीक है। ये हमारे टीनिया सोलियम का डायग्राम, ये देह खंडों में बटा होता है, ठीक है। ये कितने होते हैं, 800 से 1000 तक होते हैं ये देह खंड, और इसे कहते हैं प्रोग्लोटिड्स। और ये जो हमारा कोलेक्स है और ये इसकी नेक, यानी ये जो ग्रीवा है इसकी, जहाँ से ये जुड़ रहे हैं दोनों, इसे कहते हैं नेक। और ये हमारा ऊपर का भाग रोस्टेलम कहलाता है, और ये वाले हुक्स इन 2 वॉल्स कहलाते हैं, ये सकर्स हैं। और ये क्या है, हमारे स्ट्रोबिला, ये तो पता ही है आपको, रीजन ऑफ प्रोलिफेरेशन। और ये इसकी नेक है, ठीक है। ये टीनिया सोलियम हो गया। तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, हमारी सिस्टिस सर्कस। तो इसे याद कर लेना है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, तो आप बताओगे सिस्टिस सर्कस। तो मैंने बताया कि ये इसकी जो बॉडी है वो 3 भागों में बटी जाती है। पहला स्कोलेक्स बताया, दूसरी क्या है, ग्रीवा यानी नेक, और तीसरी क्या है हमारी, स्ट्रोबिला यानी स्ट्रोबिला कहते हैं इसे, ठीक है। तो ग्रीवा देख लेते हैं। स्कोलेक्स के नीचे एक छोटा संग्रह और असंगरणीय भाग होता है ग्रीवा में, ठीक है। जो मैंने बताया, मुख के नीचे क्या होता है, एक छोटी सी नली सी होती है, उसे क्या कहते हैं, हम इसको ग्रीवा कहते हैं, ठीक है। और असंकीर्णित भाग होता है ग्रीवा से मुकुलन द्वारा देहखंडों की उत्पत्ति होती है, यानी इससे नेक के बाद में क्या होगा, हमारे देहखंडों की उत्पत्ति होगी। इसे प्रचुरोद्भवन का क्षेत्र यानी एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन एवं विखंडन का क्षेत्र, यानी इसी की सहायता से यहाँ से ये देहखंडों में बंटना शुरू हो जाता है नेक के नीचे से, ठीक है। तो इसी क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंटेशन भी कहते हैं, इसे एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन भी कहते हैं और एरिया ऑफ सेगमेंटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रोबिला। तो स्ट्रोबिला आपने देखा चित्र में, ठीक है। तो शरीर का लंबा भाग जिसमें 800 से 100 देहखंड होते हैं, 800 से 1000, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, हमारा मुख हुआ, फिर नेक हुआ, और नेक के बाद जितने भी देहखंड थे हमारे, वे सारे क्या हुए, हमारे स्ट्रोबिला, जिसमें 800 से 1000 देहखंड होते हैं। यह श्रेणी में श्रृंखला के समान सुव्यवस्थित रहते हैं, यानी सुव्यवस्थित है। नेक्स्ट है इसमें प्रत्येक परिपक्व खंड में जननांगों का एक समूह होता है, यानी जैसे हमारे ये थे, हमने पीछे देखा, जैसे हमारे देहखंड है तो प्रत्येक में, यानी हर एक में क्या होगा, एक जननांगों का एक समूह होगा, यानी एक मादा सेल और एक मादा जननांग और एक नर जननांग पाया जाएगा हर एक देहखंड में, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये कहा है कि एक समूह होता है, यानी जोड़ा होता है। रेखाबद्ध पद्धति में देहखंडों और जननांगों का दोहराने को क्या कहते हैं, प्रोग्लोटाइजेशन कहते हैं। तो इनका दोहराना क्या कहलाता है, प्रोग्लोटाइजेशन कहलाता है। अगले सबसे नए एवं लैंगिक परिपक्वता, यानी जो सबसे लास्ट वाला होता है, यानी जो सबसे चौड़ा वाला होता है पूंछ के साइड का, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, तथा पिछले पुराने तथा लैंगिक परिपक्व होते हैं। तो पीछे वाले क्या होते हैं, हमारे परिपक्व होते हैं, और जो नए बन रहे हैं नेक के नीचे वाले वे कैसे होते हैं, हमारे अपरिपक्व होते हैं। नेक्स्ट इसमें विकास की विभिन्न अवस्थाओं के कारण स्ट्रोबिला में आगे से पीछे तक 3 प्रकार के देहखंड होते हैं। तो हमारे स्ट्रोबिला यानी पूंछ यानी देहखंडों में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हमारे देहखंड होते हैं। पहला होता है अपरिपक्व, जैसे ये नेक है, ये हमारा मुख है, ये हमारी नेक है, और इसके नीचे ये जो हमारे देहखंड है ना, जैसे ये बन रहा है, एग्जाम्पल ये बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो अपरिपक्व कौन से होंगे, जो नेक के नीचे वाले जो बन रहे हैं, ये न्यू है, न्यू बन रहे हैं, ये कैसे हमारे अपरिपक्व होंगे। और इसके नीचे जो चलेंगे हम, वे कैसे होंगे, हमारे परिपक्व हो जाएंगे, ठीक है। और इसके नीचे जो ग्रेविड या फिर अंडपूर्ण हो जाते हैं, वे कितने होते हैं, 150 से 350 तक। नेक्स्ट है इसमें ग्रेविड छोटे छोटे समूह में नियमित रूप से स्ट्रोबिला के पीछे सिरे से अलग होकर प्रपोशी के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने बताया जैसे ये परिपक्व हैं, फिर परिपक्व हुए, और लास्ट वाले क्या होंगे, ये लास्ट वाले जो हैं वे हमारे ग्रेविड कहलाएंगे, ठीक है। तो ग्रेविड जो होते हैं वे अगर ज़्यादा ही वो हो जाते हैं परिपक्व, तो फिर वे क्या हो जाते हैं,
स्ट्रोबिला के पीछे शरीर से अलग हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं और मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रमोशन कहलाती है, यानी एपोलाइसिस। इंग्लिश में कहते हैं प्रमोशन को एपोलाइसिस, ठीक है, इसे कहलाती है। तथा फीतक्रमी जिसमें ये परिघटना होती है उसे कहते हैं प्रमोचनी, यानी एपोलाइटिक कहलाता है। जैसे हमारे टीनियोसोलम है, इसमें लास्ट वाले दो खंड टूट रहे हैं तो इसे क्या कहलाएंगे? टीनियोसोलम कहलाएगा हमारा प्रमोचनी। नेक्स्ट है इसमें सेकंड आंतरिक संरचना। तो हमने अभी बाह्य संरचना देखी, आप देख लेते हैं इसकी आंतरिक संरचना। तो शरीर संरचना यानी बॉडी वॉल देख लेते हैं। इसकी बाह्य चर्म अनुपस्थित होते हैं, यानी इस पे बाह्य चर्म अनुपस्थित होती है, यानी होती नहीं है। बाह्य परत अध्यावरण यानी इंटीग्यूमेंट का कहलाती है। यह CaCO3 से व्याप्त प्रोटीन की बनी तथा असंख्य सूक्ष्म नालों द्वारा छिद्रित परत होती है। तो ये जो हमारी इसके ऊपर की जो परत होती है वो किसकी? CaCO3 की बनी होती है और प्रोटीन युक्त होती है और इसमें छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें अध्यावरण एक मोटी सजीव तथा बहुकेंद्रीय परत है। जो हमारा अध्यावरण यानी जो आवरण है इसका वो एक मोटी है और सजीव है, यानी ये जीवित है और बहुकेंद्रीय, इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। इसके बाहर की ओर अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं, यानी प्रवर्ध निकले होते हैं। इन्हें सूक्ष्म रोमक यानी माइक्रोट्राइक्स कहते हैं। ये परजीवी के शरीर की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, ठीक है, ये शरीर के क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। पोषण देख लेते हैं इसमें, यानी इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है, फिर इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो पोषण है इसमें, इनमें आहार नाल यानी पाचन ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। तो इसकी जो आहार नाल है यानी पाचन ग्रंथियां वे अनुपस्थित होती हैं। ये अपने की क्षुद्रांत्र में स्थित पचा हुआ भोजन अवशोषित करके पोषण प्राप्त करता है। जो हमारा इसकी आंत है उसमें ही पचा हुआ भोजन को ये प्राप्त करता है। तथा अवशोषण, जैसे ये किसी के शरीर पे चिपक गया, मनुष्य के शरीर पे चिपक गया, ठीक है, उसी की आंत से ये भोजन को चूषक द्वारा चूसेगा और अपने ही आंत से ये भोजन ग्रहण कर लेगा, ठीक है। अवशोषण शरीर की सतह से होता है। श्वसन देख लेते हैं इसमें, यानी रेस्पिरेशन कैसे होता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक श्वसन होता है। ग्लाइकोजन के CO2 तथा वसीय अम्लों में विदलन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की इसमें अनुपस्थिति होती है और ये कैसा अवायवीय श्वसन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें उत्सर्जी तंत्र यानी इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं। इसका उत्सर्जी अंग क्या कहलाता है? ज्वाला कोशिका द्वारा होता है। तो ज्वाला कोशिका मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, उसका चित्र दिखाऊंगी, आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ज्वाला कोशिका हम अभी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है इसमें तंत्रिका तंत्र यानी इसका नर्वस सिस्टम। इसके स्कोलैक्स में एक जोड़ी दृढ़ प्रमस्तिष्क या गुच्छिका होती है। तो हमारा स्कोलैक्स क्या है उसमें क्या पाया जाता है? एक जोड़ी मस्तिष्क गुच्छिकाएं पाई जाती हैं। प्रमस्तिष्क जो होता है, प्रमस्तिष्क गुच्छिकाएं पृष्ठीय तथा अधर संधानी के एक से तथा एक मोटे गुच्छिका में फ्रांस संधानी द्वारा जोड़ी जाती है। तो ये किसके द्वारा जोड़ी जाती है? फ्रांस संधानी के द्वारा जोड़ी जाती है। कौन? मस्तिष्क गुच्छिकाएं, ठीक है। इसका जनन तंत्र देख लेते हैं, इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, यानी इसका रिप्रोडक्शन, ठीक है, आपके सिलेबस में है ये भी। तो इसमें देख लेते हैं केवल कुछ अग्र व कुछ पश्च खंडों को छोड़कर, यानी इसका मतलब क्या है, जैसे टीनियोसोलम है उसके कुछ आगे के और कुछ पीछे के जो खंड है उसे छोड़कर जननांगों का एक समूह पाया जाता है। यानी आगे में नहीं होता और पीछे में नहीं होता और बीच में इनमें क्या पाया जाता है? जननांगों का एक समूह पाया जाता है हर एक खंड में, ठीक है। यह एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का मतलब क्या है? नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जननांग मीसेनकाइमा से विकसित होता है। जो हमारा जननांग है वो किससे विकसित होता है? मीसेनकाइमा से। नर जननांग मादा से पहले विकसित होते हैं, यानी इसका मतलब क्या है? पहले नर होंगे और फिर मादा होंगी, यानी मादा जननांग होंगे विकसित, ठीक है। इस प्रकार पूर्वी यानी प्रोटेंड्रस दशा पाई जाती है। ए देख लेते हैं इसमें नर जननांग, पहले नर जनन तंत्र देख लेते हैं, फिर मादा जनन तंत्र देखेंगे। तो जो हमारा नर जनन तंत्र है उसमें क्या होता है? असंख्य वृषण, यानी इसमें जो हमारी संरचनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है? असंख्य वृषण होते हैं, शुक्रवाहिनी होती हैं, शुक्रवाहिनी और शुक्र गुहिका होगी ये, ठीक है, इसे काट दो। जनिक परिकोष्ठ पाए जाते हैं जो चरण छिद्र के द्वारा बाहर निकलते हैं, ठीक है।
तो मादा जनन तंत्र देख लेते हैं। 2 द्विपालिक अंडाशय पाए जाते हैं, इसमें अंडवाहिनी पाई जाती है, ऊ टाइप योनि पाई जाती है, गर्भाशय एवं पीतक ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, ये सारा जनन तंत्र के भाग है। ऊ टाइप के चारों ओर क्या होता है, हमारे एक कोशिकीय मेहली की ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये संपुटों के मार्ग को चिकना बनाती है। तो इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, अंडाशय, अंडवाहिनी, ऊ टाइप योनि पाई जाती है, गर्भाशय और पीतक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, ये संपुटों के मार्ग को चिकना बनाती है, यानी चिकना बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ज्वाला कोशिकाएं मैं बता रही थी। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, इसमें ज्वाला कोशिकाओं द्वारा, यानी फ्लेम सेल कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये ज्वाला कोशिकाएं होती क्या है, सभी चपटी कृमियों में जो हमारे टीनिया सोलियम टाइप यानी हमारे टेप वॉर्म में, उसमें क्या होता है, उत्सर्जन व जल संतुलन के लिए विशेष प्रकार की ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसमें क्या होगा, उत्सर्जन और जल का संचलन किसके द्वारा होगा, संतुलन किसके द्वारा होगा, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। इनकी गुहा में कशाबों का एक गुच्छा होता है, यह दीपक की लौ के समान हिलता रहता है और उत्सर्जित पदार्थों को हटाता रहता है। तो इसका चित्र देख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे। जैसे हमारे कोई खंड है, उसमें क्या पाए जाएंगे, हमारी फ्लेम सेल्स पाए जाएंगे, यानी इसका उत्सर्जित अंग क्या होता है, फ्लेम सेल। तो ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं गुच्छे के समान। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये लाल रंग का क्या है, हमारा एक सीलिया पाया जाता है। इसमें बड़ा करके हम इसे एक वाले को, जैसे ये वाला भाग है, इसे हम बड़ा करके ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो ये पाया जाएगा, इसमें सीलिया पाया जाएगा और एक न्यूक्लियस। तो ये जो हमारा सीलिया है वो हिलता रहता है, ये लो की समान यानी फ्लेम की तरह ये हिलता रहता है, इसी को कहते हैं हम फ्लेम सेल। ठीक है, तो ये लो की तरह हिलता रहता है, इसलिए इससे जो हमारे इसमें ये पदार्थ होते हैं एक्स्ट्रा, यानी इसके अवशिष्ट पदार्थ जिसका ये उत्सर्जन करना होता है, तो ये हिलता रहता है, इसकी सहायता से ये बाहर निकलते रहते हैं यहाँ को। ठीक है, और जल का भी इसमें नियमन यानी संतुलन इसकी सहायता से ही होता रहता है। तो इसमें यही कहा है, ये हिलता रहता है और उत्सर्जित पदार्थों को हटाता रहता है। ये एक या अधिक छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है, यानी ये छिद्र कितने होते हैं, इसमें एक होते हैं या अधिक भी हो सकते हैं, इधर को भी हो सकते हैं, इधर को भी, इधर को भी। ठीक है, कई छिद्र हो सकते हैं। ये मेसेनकाइमा में चारों तरफ से घिरी रहती है। तो मेसेनकाइमा में कैसे, चारों तरफ से घिरी रहती है। तो ये है इसकी ज्वाला कोशिकाएं, आप देख लो। ठीक है, ये है इसका चित्र। अब देख लेते हैं जीवन चक्र। ठीक है, तो टीनिया सोलियम का जीवन चक्र देख लेते हैं। जैसे हमने लिया कोई मीट मतलब मांस। ठीक है, तो मांस लिया हमने, मांस में क्या है, ये एक मीट है जो टीनिया सोलियम से इन्फेक्टेड है, यानी इसमें टीनिया सोलियम पाया जाएगा। तो इसे कहते हैं हम, जिसमें हमारे मीट में टीनिया सोलियम पाया जाता है उसे कहते हैं हम पोर्क। ठीक है, पोर्क कहते हैं इसे। जब ये मांस कोई मनुष्य खा लेगा, ठीक है, तो ये चित्र ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा वैसे ठीक है, देख लेना आप, समझ जाना बस। ठीक है, तो ये मीट अगर कोई मनुष्य खा लेगा तो ये जो इसकी आहानाल से होते हुए इसकी आंत्र में पहुंच जाएगा क्या, हमारा टीनिया सोलियम। तो आंत्र में जाकर ये चूषकों द्वारा चिपक जाता है। तो ये क्या, हमारा प्रथम पोषक है मनुष्य। ठीक है, तो चूषक जो है हमारा ये टीनिया सोलियम जो है चूषक के द्वारा इसमें आंत्र में चिपक जाता है और पोषण प्राप्त करता रहता है। ठीक है, हमारा टीनिया सोलियम है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जैसे ये कोई मनुष्य है, ये अपना मल निकालेगा, तो ये जैसे घास है कोई, उसमें मल गिर जाएगा, तो जो हमारा पिग है, तो यहाँ पर आप पिग का भी एक चित्र बना सकते हैं, यानी सूअर का चित्र। ठीक है, अगर वो कोई सूअर उसे घास को खाएगा तो उसके साथ मल भी थोड़ा बहुत उसमें टीनिया सोलियम होगा, तो वो उसके शरीर में चला जाएगा और ये क्या कहलाएगा, हमारा द्वितीय पोषक। ठीक है, तो द्वितीय पोषक हमारा पिग हुआ। जब पिग खा लेता है उसे, और लास्ट में क्या होता है, इसमें 6 हुक वाला लार्वा बनता है पिग के अंदर जो हमारा 6 हुक वाला लार्वा में परिवर्तित हो जाता है कौन, टीनिया सोलियम। उसे कहते हैं हेक्साकैंथ। ठीक है, ओंकोस्फीयर कहलाता है वो। ठीक है, वो लार्वा ओंकोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो ये लार्वा है, जैसे ये है इसका पिग का मांस। तो मांस में ये जो हमारे ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये क्या हमारा टीनिया सोलियम, ये इससे इन्फेक्टेड हो गया है, संक्रमित पिग का मांस है ये, यानी मीट। तो ये मीट अगर कोई फिर से, ये ऐसी साइकिल चलती रहती है, कोई मनुष्य फिर से खा लेगा तो फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा फिर से। ठीक है, ये इसमें अंडे दे देता है और यहाँ पे कॉलोनी बना लेता है फिर से। ठीक है, अंडे फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर ये मनुष्य खा लेगा, फिर ये ऐसी ये साइकिल चलती रहती है। यह है टीनिया का जीवन चक्र। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा के रखें। ठीक है, अगर इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच।